नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के महान सीक्रेट एजेंट श्री अजीत डोभाल के बारे में, जिन्हें स्पाई मास्टर, सुपर कोप या आधुनिक भारत के चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। श्री अजीत डोभाल का जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में 1945 में हुआ था। उनके पिता मेजर जीएल डोभाल भारतीय सेना में थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल राजस्थान में हुई थी। उसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र से एमए किया। तभी से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और 1968 में फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस केरल कैडर उन्होंने ज्वाइन किया। उनका पहला पोस्टिंग एज अ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी कोट्टायम के तौर पर था। उनके ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद केरल में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए केरल की सरकार ने उनको थलासेरी विलेज में भेजा गया। उन्होंने कुछ ही समय में वहाँ पर सांप्रदायिक दंगों को काबू किया और लोगों का जो भी सामान या माल जो भी लूटा गया था उन्हें सबको एक दूसरे से वापस दिलवाया। उस समय बाद उनको भारत के खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज ए डेप्यूटेशन दिल्ली भेजा गया और वहाँ से उन्होंने स्वयं मिज़ोरम में अपनी पोस्टिंग मांगी। उस समय मिज़ोरम में उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर था। वहाँ पर मिज़ो नेशनल फ्रंट के आतंकवादियों का बहुत दबदबा था और उनके प्रमुख थे लाल डेंगा। उन्होंने अजीत डोभाल ने बहुत ही खुफिया तरीके से लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडरों से बातचीत से उनको भारत सरकार के सामने समर्पण करने के लिए मजबूर किया। इसी कारण वहाँ पर एक मिज़ो पीस एकॉर्ड साइन हुआ, जिसके कारण उग्रवाद समाप्त हो गया। और उसी समय सिक्किम में भी इसी तरह की घटना हो रही थी, तो अजीत डोभाल को मिज़ोरम से वापस सिक्किम भेजा गया और वहाँ उन्होंने सिक्किम के भारत में विलय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी के चलते उनको प्रेसिडेंट मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि जनरली 14 वर्ष की पुलिस सेवा के बाद ये अवार्ड मिलता है, लेकिन उनके असराहनीय कार्य को देखते हुए उन्हें सिर्फ 7 वर्ष की पुलिस सेवा में ये अवार्ड प्राप्त किया। उसी समय भारत सरकार को ऐसी जानकारी हुई कि पाकिस्तान में खुफिया तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, इसीलिए श्री अजीत डोभाल को स्पेशल मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ उन्होंने अलग अलग वेश धारण करके खुफिया जानकारी लेने की कोशिश की। उसी के चलते उन्होंने पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर फैसिलिटी के, उनके नाइक के वहाँ जाकर बाल के सैंपल लिए और वो सैंपल भारत में भेजे और यहाँ लेबोरेटरी में ऐसा पाया गया कि उनके बाल में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। तो इससे ये बात पुख्ता हो गई कि पाकिस्तान में सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ये जानकारी उन्होंने भारत सरकार को साझा की। जब वो भारत वापस आए तो उन्हें दूसरे मिशन पे भेजा गया और 1988 में अमृतसर के अंदर ऑपरेशन ब्लैक थंडर का प्लानिंग किया गया। वहाँ पर उन्होंने रिक्शा वाले की भूमिका करके, जहाँ अंदर मंदिर के अंदर जो खालिस्तानी छुपे थे उनका दिल जीत लिया और उनको बताया कि वो एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है और यहाँ रिक्शा वाले के भेष में आया है। तो उनसे अंदर की जानकारी प्राप्त कर ये जानकारी उन्होंने भारत सरकार को दी और मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। 1971 से 99 तक भारत में कुल मिलाकर 15 प्लेन हाईजैकिंग की घटना हुई और सभी घटनाओं में वो मुख्य वार्ताकार या अन्य वार्ताकार के तौर पर शामिल थे। उसके बाद 90s में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब उन्होंने आतंकवादी कुका पारे के साथ बातचीत से उनको समझाकर आत्मसमर्पण करवाया और उन्होंने बाद में विधानसभा का इलेक्शन लड़ा कुका पारे ने और वो एमएलए भी बने। उसके बाद 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब प्लेन IC-814 जो कि काठमांडू नेपाल से दिल्ली के लिए उड़ने वाला था, आतंकवादियों ने उस प्लेन को हाईजैक करके लाहौर ले गए और वहाँ से उसको कंधार पे लैंड किया। तो आतंकवादियों की प्रमुख डिमांड थी कि 100 आतंकवादियों को रिलीज़ किया जाए, लेकिन उसमें 3 मुख्य वार्ताकार थे,
उसमें से एक श्री अजीत डोभाल थे। उन्होंने आतंकवादियों के साथ बातचीत करके 3 आतंकवादियों तक आए और 3 को छोड़ा और सारे पैसेंजर को 176 पैसेंजर को सही सलामत लाए। एक पैसेंजर की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की और देश और विदेश में अलग अलग जगह पर जाके उन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के लिए अलग अलग लेक्चर्स दिए, आर्टिकल्स लिखे, जर्नल्स में भी उनके बहुत आर्टिकल छपे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया 2014 में, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब उन्हें भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया। एनएसए बनने के कुछ समय बाद ही इराक के अंदर आईएसआईएस ने भारत की 46 नर्सों को अगवा किया था। तो इस मामले को सुलझाने के लिए आर्मी चीफ के साथ श्री अजीत डोभाल स्वयं वहाँ गए थे और नेगोशिएशन करके सभी नर्सों को उन्होंने आतंकवादियों की गिरफ्त से मुक्त कराकर भारत लेके आए थे। उसके बाद 2015 में भारत की जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक कही जाती है, म्यांमार में जाके उन्होंने भारतीय सेना ने आतंकवादियों को समाप्त किया था। 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उरी सेक्टर में एक हमला हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सारे सैनिक वीर गति प्राप्त हुए थे। उसका बदला लेने के लिए पीओके के अंदर आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर हमला किया था, जो कि प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक थी। उसमें बहुत सारे उनके लॉन्चिंग पैड समाप्त किए गए। 2019 के अंदर फरवरी में आतंकवादियों ने पुलवामा में भारतीय सेना के कॉन्वॉय पर हमला किया था। उसमें बहुत सारे हमारे सेना के जवान वीर गति प्राप्त हुए थे। उसका बदला लेने के लिए बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान के अंदर जाके। वो एक बहुत ही बड़ा डेयर डेविल ऑपरेशन था, जो कि भारत की डिफेंस की एक बहुत ही बड़ी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद 2019 में धारा 370 हटने के बाद शांति बनाए रखने में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे श्री हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को नमन। लोग बोलते हैं कि ये भारत के जेम्स बॉन्ड है, लेकिन जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक चरित्र है फिल्म का, जो कि उसके कारनामे सिर्फ फिल्म में हैं, लेकिन अजीत डोभाल ने जो भी कार्य किए हैं वो रियल फील्ड में जाके किए हैं। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि जेम्स बॉन्ड के साथ अजीत डोभाल जी की आप तुलना ना करें तो बेहतर होगा। नमस्कार।